नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती में तड़का मारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सेमिनार का न्योता नहीं दिया, उल्टे ममता बनर्जी और नीतीश कुमार आदि को बुलाकर धारणा बनवाई कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें इकट्ठा हो रही है। जाहिर है, नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया के विचार बिंदु पर भाजपा के खिलाफ मोर्चेबंदी की एक कोशिश है। सवाल है, क्या नेहरू के नाम पर भारत की राजनीति 60 साल पुराने दौर में लौट सकती है? कांग्रेस हो या वामपंथी या मंडलवादी नेता, सब पुराने दौर को नया बनाने की फिराक में है। कबाड़ में पड़े पुराने विचारों, पुराने फार्मूलों, पुराने समीकरणों को झाड़ पोंछ कर चमकाने की कोशिश है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव और सोनिया गांधी सभी पुराने बीज मंत्रों में संजीवनी खोज रहे हैं। कांग्रेस नेहरू, गांधी और पटेल को अपना बताते हुए अपनी राजनीति को चमकाने के फेर में है, मगर इससे कुछ नहीं बनना है। नरेंद्र मोदी कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय आदि का नाम पर वैचारिक लड़ाई पैदा करके प्रधानमंत्री नहीं बने। आज का वक्त लीडरशिप की चुनौतियां लिए हुए है। सत्ता में पहुंचे तमाम नेता जनता में बैठी अपनी लीडरशिप की बदौलत है। ममता बनर्जी, नवीन पटनायक से लेकर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार ने भी जनता की मनोदशा में अपने को बैठाया था। यही मूल है और इसे भुलाया जा रहा है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस नेताओं की सोनिया और राहुल गांधी से अलग अलग मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों से एक बात निकली थी कि पार्टी को अपने पुराने साथियों को एकजुट करना चाहिए। कांग्रेस के कई पुराने नेताओं ने सलाह दी थी कि पार्टी छोड़कर गए नेताओं, खासकर ममता बनर्जी, शरद पवार और जगन मोहन रेड्डी से बात करनी चाहिए और उन्हें अपने गठबंधन में लाने की कोशिश होनी चाहिए। सोनिया और राहुल गांधी लगता है कि इस पर अमल करने को राजी हो गए हैं। नेहरू जयंती के मौके पर कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में ममता बनर्जी का शामिल होना और शरद पवार की ओर से डीपी त्रिपाठी को भेजना इसका संकेत है। कांग्रेस के एक जानकार नेता का कहना है कि पवार, ममता और जगन को भी कांग्रेस की जरूरत दिख रही है। शरद पवार ने भले महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार को बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया है, लेकिन उनको पता है कि यह सिर्फ थोड़े वक्त की बात है। भाजपा और शिवसेना में वापस तालमेल हो सकता है या भाजपा किसी पार्टी को तोड़कर बहुमत बना लेगी और उसके बाद पवार को भाव नहीं देगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भाजपा की जैसी ताकत बढ़ रही है और लेफ्ट हाशिए में जा रहा है, उसमें सेकुलर वोट एकजुट करने के लिए ममता को कांग्रेस की जरूरत होगी। जगन मोहन को भी मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए ये सभी नेता आने वाले दिनों में कांग्रेस के छाते के नीचे आए तो हैरानी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद यात्रा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संकेत दिया है कि शिवसेना के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। उसके बाद खबर आई कि उद्धव ठाकरे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से इस बारे में बातचीत की है और भागवत बीजेपी नेताओं से बातचीत करके शिवसेना को महाराष्ट्र सरकार में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। असल में संघ को और बीजेपी के भी पुराने नेताओं को एनसीपी के साथ बीजेपी की दोस्ती पसंद नहीं आ रही है। ऊपर से शरद पवार और अजीत पवार ने अभी से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। एनसीपी ने पहले बाहर से और बिना शर्त समर्थन दिया था, लेकिन अब अजीत पवार कह रहे हैं कि उनका समर्थन मुद्दों पर आधारित है और वो 5 साल तक सरकार चलाने की गारंटी नहीं दे सकते। जाहिर है एनसीपी ने मोल भाव के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। तभी बीजेपी में भी सोच बनी है कि मोल भाव करना है तो शिवसेना के साथ ही किया जाए, जो पार्टी की स्वाभाविक सहयोगी है। शिवसेना ने उप मुख्यमंत्री और 12 मंत्री पद की मांग की है। पहले शिवसेना नेता स्पीकर की भी मांग कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये मांग छोड़ दी है। केंद्र में भी शिवसेना एक और मंत्री पद लेकर मान जाएगी। प्रदेश में 1-2 मंत्रालयों को लेकर पेच फंस रहा है, जिस पर शिवसेना अंततः फैसला कर लेगी।
जनता दल से अलग हुई 5 पार्टियों के नेता 25 नवंबर को एक साथ बैठकर संसद के दोनों सदनों के लिए साझा नेता चुनेंगे। पार्टियों का समूह बनाकर उनका साझा नेता चुनने के बाद वे इसकी सूचना दोनों सदनों के सभापतियों को देंगे। सवाल है कि जनता परिवार के सांसदों का साझा नेता कौन होगा। जानकार सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में मुलायम सिंह यादव और राज्यसभा में शरद यादव नेता हो सकते हैं। लोकसभा में इन 5 पार्टियों की ताकत बहुत कम है। समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा 5 सांसद हैं। उसके बाद लालू प्रसाद की पार्टी राजद के 4 सांसद हैं। जेडीयू, जेडीएस और इनेलो तीनों के 2-2 सांसद हैं। जेडीएस के एचडी देवगौड़ा को छोड़कर बाकी सभी सांसद मुलायम सिंह से जूनियर हैं। 81 साल के देवगौड़ा संसदीय कामकाज के लिहाज से बहुत सक्रिय नहीं हैं, इसलिए लोकसभा में मुलायम सिंह को मौका मिल सकता है। राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यू है, जिसके 12 सांसद हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव भी राज्यसभा सांसद हैं। सपा की ओर से राज्यसभा में राम गोपाल यादव नेता हैं, लेकिन चूंकि मुलायम सिंह लोकसभा में नेता होंगे, इसलिए राज्यसभा में उनकी पार्टी के बजाय जदयू को मौका मिलेगा और सबसे वरिष्ठ होने के नाते शरद यादव यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। मुलायम और शरद मिलकर 90 के दशक की राजनीति वापस लाने की कोशिश करेंगे। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर की कहानी सिडनी में भी दोहराई। सिडनी के ओलंपिक पार्क के अल्फोंस एरिना में करीब 16,000 लोगों ने मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की गूंज और मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने भारतीय ऑस्ट्रेलियाई लोगों के समूह की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाले क्रिकेट के लिंक की बात की और कहा कि इससे पहले दोनों में सांस्कृतिक संबंध भी थे। मोदी ने यहाँ लोगों की ताकत को सबसे बड़ी बताते हुए कहा कि सरकारों के भरोसे देश नहीं चलता है, लोगों को पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत से रात को उड़ने पर सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंचा जा सकता है, लेकिन किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लगे। मोदी ने कहा कि सिडनी में उन्हें जो प्यार और सम्मान मिला है उस पर उनका नहीं सभी भारतीयों का हक है। उन्होंने भारत की युवा आबादी को सभी संभावनाओं को पूरा करने वाला बताते हुए कहा कि भारत माता के 250 करोड़ बाजू हैं, जिसमें 200 करोड़ हाथ 35 साल से कम के हैं। उन्होंने लोकतंत्र की ताकत बताते हुए कहा कि लोकतंत्र की शक्ति की वजह से वे आज इस मुकाम पर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे छोटे लोगों के लिए बड़े काम करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी जनधन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना के तहत अभी तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले हैं। प्रधानमंत्री ने अपने स्वच्छता अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि सफाई का काम गरिमा गिराने वाला नहीं बल्कि सम्मान बढ़ाने वाला काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के कारोबारियों को भारत आने का न्योता दिया है। उन्होंने सोमवार की सुबह क्वींसलैंड के प्रीमियर कैम्पबेल न्यूमैन की ओर से आयोजित एक पावर ब्रेकफास्ट के दौरान कहा कि भारत में अब माहौल बदल गया है। क्वींसलैंड और भारत के शीर्ष कारोबारियों और उद्योगपतियों की मौजूदगी में मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी नीतियों को पारदर्शी बनाया और कारोबार की प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट बनाया है। ब्रिस्बेन के अपने आखिरी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार गैर जरूरी कानूनों और नियमों को हटाने पर ध्यान दे रही है ताकि प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके और सरकार को पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में बात की और 100 स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में भी चर्चा की। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद वे सिडनी के लिए रवाना हो गए। कल वे मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और भारत के 500 शीर्ष कारोबारियों को संबोधित करने वाले हैं। विदेशों में नरेंद्र मोदी की सभा के लिए भीड़ जुटाने और उनके नाम के नारे लगाने के लिए भारत से लोगों को ले जाने के सलमान खुर्शीद के आरोपों का केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया है। जेटली ने कहा कि वे खुर्शीद की पीड़ा को समझ सकते हैं। जेटली ने कहा कि खुर्शीद की पार्टी के नेताओं के लिए जितनी भीड़ भारत में नहीं जुटती है उससे ज्यादा लोग मोदी की विदेश की सभाओं में जुटते हैं। हालांकि उन्होंने खुर्शीद के नेता के तौर पर सोनिया या राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। जेटली ने कहा कि जिस तरह से यूपीए के शासन में उसके नेता प्रवासी भारतीयों को उत्साहित नहीं कर पाते थे, वैसा ही खुर्शीद दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। गौरतलब है कि पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने म्यांमार की राजधानी में मोदी की सभा में 20,000 लोगों के जुटने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी सभाओं के लिए भारत से लोग ले जाए जाते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेहरू की विरासत की खास बातों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में धर्मनिरपेक्षता एक अनिवार्य जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आदर्श नहीं रहेगा बल्कि उससे आगे अनिवार्यता बना रहेगा। सोनिया ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के बिना भारत नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि नेहरू के लिए धर्मनिरपेक्षता आस्था का सवाल था और उन्होंने कहा था कि इस पर अगर कोई आंच आती है तो वे इसकी रक्षा के लिए जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र में विकास के लिए काम किया।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश चीन के प्रति सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर चीन ने भारत के क्षेत्र में सड़क बनाने की कोशिश की तो उसे तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने झारखंड में आज एक कार्यक्रम में कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन अगर चीन भारतीय सीमा में सड़क निर्माण की गतिविधियां जारी रखता है तो भारतीय सैनिकों के पास उसे तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने एक चुनावी सभा में चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे भारतीय सीमा में घुसपैठ और सड़क बनाने की गतिविधियां बंद करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन उसे भी भारत की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। तमाम गैर भाजपाई नेता अतीत को खोदकर भविष्य को जिंदा करने की कोशिश में है। यूं जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती मनाना गांधी परिवार की पारिवारिक विरासत का भी हिस्सा है, लेकिन इससे क्या जनता में कांग्रेस को प्रासंगिक बनाया जा सकता है? नेहरू की याद से कांग्रेस को प्रासंगिक बनाने की कवायद फालतू है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू के आइडिया से ताकत लेकर राष्ट्रीय राजनीति में अपना खोया हुआ आधार वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश के तहत ही नेहरू की 125वीं जयंती पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करके देश भर के सेकुलर नेताओं को बुलाया गया है। नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी और एचडी देवगौड़ा तक को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निजी तौर पर न्योता भेजा। भाजपा और एनडीए में उसकी सहयोगी पार्टियों को नहीं बुलाकर यह कहा गया कि वे नेहरू की विचारधारा को नहीं मानने वाले हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में दुनिया भर के 50 से ज्यादा नेता हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें नहीं बुलाया गया। सवाल है कि लोकसभा चुनाव में हारने और उसके बाद 2 राज्यों के चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंची है, वहां से नेहरू के नाम पर वापसी हो सकती है क्या? इसी से जुड़ा यह सवाल है कि जनता परिवार के नेताओं को साथ लेकर अभी सत्ता में आई भाजपा का रथ रोक लेने की कोशिश कितनी कामयाब होगी। भाजपा किसी विचारधारा के नाम पर सत्ता में नहीं आई है। उसने नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया, जिसको मजबूत और निर्णायक नेता के तौर पर स्थापित किया गया था। मोदी के नेतृत्व और उनके करिश्मे के बूते भाजपा सत्ता में आई है। राज्यों के चुनाव से यह स्थापित हुआ है कि उनका करिश्मा अभी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी की काट का नेता और नेतृत्व खोजने की जरूरत है। उसकी बजाय कांग्रेस 50-60 के दशक में अपनाई गई नेहरू की नीतियों में शरण तलाश रही है। नेहरू की उदार लोकतांत्रिक सोच कांग्रेस की राजनीति की धरोहर है, वैसे ही जैसे दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद भाजपा की धरोहर है। लेकिन इसके दम पर चुनावी लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। हर सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से सफल बनाने के लिए एक नेता की जरूरत होती है। कांग्रेस को वह नेता आगे करना है। मौजूदा समय की राजनीति के हिसाब से काम करने के लिए कांग्रेस को नेता चाहिए। नेहरू की विरासत के बहाने कांग्रेस यह तो दिखा सकती है कि वह हार के सदमे से उबर गई है, लेकिन अगले 5 साल तक कांग्रेस को विपक्ष में रहते हुए ऐसी राजनीति करनी है जिससे भाजपा और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कटघरे में आए। वह सिर्फ बातों और सिद्धांतों से नहीं होने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 1 दर्जन राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। उनमें भी कांग्रेस को भाजपा के साथ सीधा मुकाबला बनाने की कोशिश करनी है। जो पार्टी विपक्ष में होती है उसके पास मुद्दों की कमी नहीं होती है। उन मुद्दों पर राजनीतिक हलचल पैदा करने वाला नेता होना चाहिए। जब तक भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी सामने नहीं आए थे, तब तक भाजपा के नेता यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल नहीं बना पा रहे थे। ऐसा ही राज्यों में भी हुआ था। ममता बनर्जी के उभरने से पहले बंगाल में विपक्ष पस्त पड़ा था। बिहार में लालू प्रसाद के राज के आगे विपक्ष बौना दिखता था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने नेतृत्व से उसमें जान फूंकी। ऐसे ही कांग्रेस को मोदी से टक्कर लेने के लिए नेता आगे करना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद गैर भाजपाई राजनीति पर चर्चा करेंगे। लोहिया के लोग या नेहरू के अनुयायी या मार्क्स के कॉमरेडों की एकजुटता बने, इससे 1.25 अरब जनता प्रभावित नहीं होनी है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी बदले वक्त बदली हवा को अभी भी वैसे ही नहीं बूझ पा रहे हैं जैसे लोकसभा चुनाव से पहले नहीं बूझ पा रहे थे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, कांग्रेस ने नेहरू के नाम पर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को लेकर जो मुहिम चलाई है, क्या लगता है आपको कि ये सफल होगी? देखिए, सफलता बहुत सारे इश्यूज के ऊपर निर्भर करेंगे, लेकिन
सवाल ये है कि कांग्रेस में कोई एक्टिविटीज नहीं था। अभी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को इनवाइट ना करके प्रकाश कराट से लेके ममता बनर्जी को इनवाइट करके, एक तरफ कम्युनिस्ट दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अभी जो मंच बना रहे हैं ये बेसिकली टू आइसोलेट बीजेपी, कि ये एक बहुत पुराने कार्ड है। जब भी एंटी कांग्रेसिज्म हम देखे हैं, जब भी होते हैं, एंटी बीजेपीइज्म करने के लिए कम्युनलिज्म का इशू, सांप्रदायिकता का इशू लाते हैं कांग्रेस। और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो सोचते हैं कि सोनिया गांधी लीड करेंगे, जिसमें बाकी मुलायम, प्रकाश कराट सब लोग आ जाएंगे। तो ये लोग सोच रहे हैं कि एक मंच बनाए जहां से बीजेपी के बारे में, मतलब बीजेपी को आइसोलेट करो। 125वीं जो जयंती है उसके बहाने गैर भाजपाई मोर्चा या ताकतों को एक मंच पर बैठाकर धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर राजनीति गरमाने की रणनीति है। और क्यों है? क्योंकि वीक है जी। नरेंद्र मोदी जी का जो सफलता, भाजपा के जो इतना मतलब भारी रकम, मतलब 280 क्रॉस कर जाना, ये बड़ी बात है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो इस समय कांग्रेस अगर अपना ताकत रहता तो ये यूनिटी का जरूरत नहीं होता। आप अगर वीक है तो आप दूसरे के सहारा का जरूरत होता है। नहीं तो इसके अंदर इसको वैचारिक आधार के ऊपर कोशिश करें, या ये कि अलायंस की राजनीति को कांग्रेस ने ज्यादा गंभीरता से लेकर इसको ज्यादा आगे बढ़ाने की सोची है, या ये वैचारिक आधार पर लड़ाई करवाने का ये ज्यादा मुद्दा है बड़ा? नहीं है अलायंस की राजनीति जी, लेकिन उसको नेहरू इज ए बेस्ट बेट फॉर कांग्रेस। मतलब जैसे पटेल के बारे में बीजेपी ने जो हाईजैक कर लिए हैं कांग्रेस से, इवन गांधी जी के बारे में भी सचता का भी इशू जो है, तो उसमें कांग्रेस का जो अनकंफर्टेबलनेस है उसको कांग्रेस सोच रहे हैं कि अगर नेहरू का जो नेहरूवियन सोशलिज्म जो बीजेपी के जो दीनदयाल जी का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के साथ नहीं चलता है, तो उसको अगर एक आप जो कह रहे हैं ना कि एक विचारधारा सामने रखते हुए और अंदर में अलायंस के पॉलिटिक्स का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो आज के दिन में कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बात नेहरू के मंच में ये लोग करने वाला नहीं है। वो एक वैचारिक बहस की भाई भारत का आइडिया क्या था, इंडिया का आइडिया क्या था, इसको हाईलाइट करके एक अपने आइडिया को आगे बढ़ाए। लेकिन पीछे जैसे प्रकाश कराट ने भी तो किया था एंटी कम्युनलिज्म के रैली, जिसमें एआईएडीएम से लेके मुलायम सिंह यादव पहुंच गए, नीतीश कुमार आ गए थे। तो वही जो प्रकाश कराट ने कम्युनिस्ट पार्टी के तौर से किया था, आज सोनिया गांधी ने ये करने की कोशिश कर रहे हैं नेहरू जी का छवि सामने रखते हुए। नहीं तो लेकिन जैन जी, ये नहीं लग रहा आपको इस सब से कि लोहिया के लोग भी एक तरह से इकट्ठे हो रहे हैं, या मंडलवादी जो मुलायम सिंह ने मीटिंग की है, कॉमरेड लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर कुछ करें। इधर नेहरू के छाते के नीचे सबको धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा करने की जो कोशिश है, ये सब जो ताना बाना है, ये सचमुच में आज के दौर में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में लीडरशिप की लड़ाई के ऊपर, लीडरशिप की कमान के ऊपर जो राजनीति किए हुए, उसमें ये सब आइडिया पुराने जो है ये सफल हो सकते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है सफल होना इसलिए और कठिन है क्योंकि देखिए, एक तो डेवलपमेंट का मुद्दा में जा रहे हैं नरेंद्र जी, और नरेंद्र जी अभी जो विकास के मुद्दा सबसे आगे ला रहे हैं, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट से लेके पॉवर्टी जो इश्यूज हैं उसको इतने जोर से और बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टेट पॉलिटिक्स में एक दूसरे से ध्रुवीकरण है। जैसे मान लीजिए मुलायम और मायावती, हो सकता है कि दोनों कम्युनलिज्म के इशू में डायलॉग दे सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, बहुत सारे मतलब बातचीत में हो सकता है, लेकिन स्टेट पॉलिटिक्स में दोनों को कन्वर्जेंस मुश्किल है। जैसे सीपीएम और ममता दोनों बीजेपी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ मिलके अलायंस करके पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी करना मुश्किल होता है। तो एआईडीएम के, डीएम के, ये जो स्टेट वाइज जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता के को एक बड़ा मुद्दा बन के धुरी के खिलाफ नहीं हो सकता। स्टेट वाइज कैसे होगा? तो इसी इसके सफलता कठिन है। नहीं, लेकिन इसमें मेरा फिर ये बुनियादी सवाल है कि आपके जो कांग्रेस में जो के अंदर जो है, क्या लीडरशिप के बजाय लीडरशिप का संकट ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है कि यह लीडरशिप के संकट को ढकने के लिए ये वैचारिक या नेहरू वाले के मामले को आगे बढ़ा रहे हैं?
क्योंकि देखिए एक्टिविटीज, जो मैंने शुरू में ही बोला था कि कांग्रेस में कोई एक्टिविटीज ही नहीं है जी। राहुल गांधी वर्किंग प्रेसिडेंट बनेंगे या ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, ये चर्चा का भी विषय भी लास्ट 2 महीने से सुन रहा हूं। दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग तक नहीं हुई है। सोनिया गांधी, आज भी अगर सोनिया गांधी को वापस लाए, ये भी एक डिमांड है, नहीं तो प्रियंका गांधी को लाए। तो बेसिकली राहुल गांधी का जो फेलियर है, वो फेलियर से बाहर लाके राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं, ऐसे कोई संदेश अभी तक नहीं दिया गया है। नहीं तो उसी के बीच में एक ये नेहरू की जयंती के आधार पर एक बड़ा कार्यक्रम और बड़ा वो बना के उसको, ये एक तरह से एक्टिविटी, हाँ, ये एक डाइवर्स लीडरशिप का जो क्राइसिस है, जो संकट है, जो बेसिकली एक डिसिडेंट पॉलिटिक्स है, कांग्रेस की जो नाराजगी है, उसमें थोड़ा एंथुजियाज्म डालने के लिए, थोड़ा कैमोफ्लेज के लिए नेहरू जी का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन वो कितना सफल होगा, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डअप नहीं है, आपका संगठन जो है वो जहां था वही उसी जगह है। तो बेसिकली आपका जो एक दीवार जब डैम्प हो जाते हैं तो उसमें व्हाइट वॉश आप कर सकते हैं, लेकिन आपको तो जो दीवार जो डैम्प हो गया है उसके बारे में तो सोचिए, उसको क्या करना है। उस नाते आपके अनुसार इस मंच से क्या ममता बनर्जी या ये मेरा फिर एक वापस वही कि अलायंस की राजनीति में सचमुच में कहीं कुछ बात आगे कांग्रेस बढ़ा सकती है, ये बढ़ने की, ये बाकी पार्टियों के नेता, मतलब ममता बनर्जी खुद क्या सोच रही होगी या प्रकाश कारत क्या सोच रहे होंगे इस कांग्रेस की पॉलिटिक्स पे, उनमें क्या विचार चल रहा है? नहीं देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी नहीं, बाकी करने का जरूरत है। हाँ। अगर मान लीजिए ममता अगर देखे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक थ्रेट परसेप्शन बढ़ रहा है, तो ममता बनर्जी वीक हो रहे हैं। अगर ये परसेप्शन होते हैं तृणमूल कांग्रेस में, हो सकता है कि वो चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ नेगोशिएट करे, और कांग्रेस भी वो पुराने ताकत नहीं है, तो नेगोशिएशन करना भी तो आज आसान है कांग्रेस के साथ। जितना सीट तो पहले देना था जो छत्रप नहीं है, वो छत्रप जो है वो कांग्रेस से फायदा उठाने, कांग्रेस की दिशा से फायदा उठाने की जुगाड़ में है, क्योंकि वो जो भाजपा के खिलाफ है उसको लगता है कि कांग्रेस अगर आ जाए और उतना सीट भी ना देना पड़े, तो बाकी जो स्टेट है उसमें कांग्रेस के साथ एक अलायंस करने का भी संभावना बढ़ सकता है। जी जयंत जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।